आज का टॉपिक रहेगा आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन, जिसमें एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 9 डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम फर्स्ट को यहाँ पर देखते हैं कि द कॉस्ट ऑफ डायमंड वेरीज डायरेक्टली विद स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। डायमंड इज ब्रोकन इनटू 3 पार्ट्स हुज वेट आर इन द रेशियो 3:4:5। ठीक है ना, 3:4:5। इफ डायमंड हैड बीन ब्रोकन इनटू 3 पार्ट्स हुज वेट आर इन द रेशियो 9:5:2, then there would have been a further profit of rupees 1,52,000। what is the actual cost of original diamond। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि डायमंड का जो मूल्य है वो उसके वेट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायमंड 3 भागों में टूटता है, एक भाग है 3:4:5 के रेशो में, दूसरा भाग है 9:5:2 के रेशो में। तो बाद वाले भाग में जब टूटता है तो उसे 1,52,000 का प्रॉफिट होता है। तो डायमंड का एक्चुअल प्राइस आप लोगों को बताना है कि क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। यानी कि प्राइस ऑफ डायमंड जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट ऑफ डायमंड के स्क्वायर के। ठीक है ना, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पहले डायमंड टूटता है 3:4:5 के रेशो में, यानी कि पहले जो वेट का रेशो है ये 3:4:5 है। और जी ये फर्स्ट है, यानी कि फर्स्ट जब पहली बार टूटता है तो ये रेशियो निकल कर आता है, और जब सेकंड बार टूटता है तो वेट का क्या रेशियो निकल कर आता है सेकंड बार, यानी कि 9:5:2 आता है। 9:5:2 आता है। ध्यान से देखिएगा, 3 4 7 और 5 12, ये आप लोगों का निकल कर आ गया 12 यूनिट। और ये कितना आ गया, यानी कि 9 5 14, 14 और 2 16, ये आप लोगों का 16 यूनिट आ गया। आप देखो यहाँ पर इन दोनों की क्वांटिटी को सेम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा सेम क्वांटिटी को? क्योंकि दो अलग अलग पार्ट में टूट रहे हैं। यानी कि मान लो कोई एक डायमंड है, उसे एक बार तोड़ा 3:4:5 के रेशो में, एक बार तोड़ा 9:5:2 के रेशो में, तो है तो वही डायमंड ना। तो उसका जो सम है वो तो बराबर करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? एक डायमंड को दो अलग अलग तरीके से तोड़ोगे, जब जोड़ोगे तो वही डायमंड बनेगा। तो जोड़ने पे यहाँ इस डायमंड को सेम करना पड़ेगा। इसका मतलब है यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई कर देना और यहाँ पर 3 की, यानी कि ऊपर जो डायमंड है उसकी कंप्लीट है 48 यूनिट, और नीचे जो डायमंड है वो भी कंप्लीट कितना है, 48 यूनिट है। ठीक है ना। अब ध्यान से आप लोगों को समझना है, जब ये 48 यूनिट यहाँ है, 48 यूनिट यहाँ है, यानी कि तो पहले वाले में इसमें 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट वाला डायमंड जो निकल कर आएगा यहाँ पर, इस 4 की गुणा 4 थी 12 अनुपात 4 चौक 16 अनुपात 4 पंजे 20 आ जाएगा, ये वेट का रेशो। अब इसका स्क्वायर कर लेंगे, यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस का 16 का स्क्वायर और प्लस का 20 का स्क्वायर, तो ये निकल कर आएगा 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर आप लोगों का निकल कर आता है 256 और 20 का स्क्वायर 400 आता है। इन सभी को जोड़ दूंगा, यानी कि 400 400 800 यूनिट अब आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा। ठीक है ना, कितना निकल कर आएगा, 800 यूनिट आएगा। अब देखो यहाँ पर इसको ध्यान से देख लो। अब अगर इस 3 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 3 27 15 और 6। अब 27 का स्क्वायर कर दूंगा यहाँ पर, प्लस 15 का स्क्वायर यहाँ पर कर दूंगा और प्लस 6 का स्क्वायर कर दूंगा। तो 27 का स्क्वायर कितना होता है, इसको ध्यान से आप लोगों को समझना पड़ेगा, है ना। तो ये कितना होता है, यानी कि 25 का स्क्वायर 600, 25 और 27 का स्क्वायर होता है 729, प्लस 15 का स्क्वायर 225 और प्लस 6 का स्क्वायर 36। अब ये टोटल कितना आ गया, 6 5 11 और 9 20 का 0 तो 2 बचा, 3 2 5 और 2 7 और 2 9 आ गया, 7 और 2 9 आप लोग आ गए, यानी कि 990 यूनिट ये आ गया। यानी कि जब दूसरी बार टूट रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर 190 यूनिट का। और यही प्रॉफिट क्वेश्चन में भी गिवन दे रखा आप लोगों को, यानी कि 1,52,000 रुपये का, यानी कि 190 की वैल्यू है 1,52,000 रुपये। 0 से तो 0 चली जाएगी आप लोगों की, है ना। और 19 से कितनी बार चला जाएगा आप लोगों का, ये चला जाएगा 800 बार, यानी कि 1 यूनिट 800 रुपये के बराबर। ठीक है ना। तो आपसे ओरिजिनल प्राइस पूछता है, यानी कि यहां से हम लोग निकाल देंगे कि ओरिजिनल प्राइस ऑफ डायमंड, ठीक है ना, कितना था, ओरिजिनल 48 था, और प्राइस कब निकलेगा, वेट का स्क्वायर, यानी कि इस 48 का स्क्वायर और इंटू 800, ये आपका फाइनल आंसर आएगा।
तो 48 का स्क्वायर क्या होता है ये अब आप लोगों को यहाँ पर निकालना पड़ेगा। अब देखो अगर मैं कहूँ कि 48 का स्क्वायर, देखो कैसे हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे 48 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 48 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि 48 में से इसका स्क्वायर की बात कर रहे, अगर मैं 2 जोड़ दूँ तो 50 आ जाएगा, और जितना जोड़ा उसी को घटा दूँ तो 46 आ जाएगा। अब 46 और 50 की गुणा करूँगा तो ऐसे लिख दूंगा, 46 गुणा 50 को लिख दूंगा 100/2, और 2 से 46 23 बार चला जाएगा, यानी कि 2300 आएगा। अब -2 ले लो या +2, इन दोनों का स्क्वायर कितना होता है 4, तो ये जोड़ दो 2304 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ से पता लगा कि 48 का स्क्वायर 2304 के बराबर होता है। अब देखो 48 को स्क्वायर रख दूंगा 2304 और गुणा 800। अब यहाँ पर आएगा 0 0, 8 चौक 32 आएगा, 8 3 24 का 4 तो 2, 8 दूनी 16 और 2 18। तो यानी कि ये आप लोगों का निकल कर आ गया 18,43,200 रुपये। तो ओरिजिनल डायमंड का जो प्राइस होगा निकल कर 18,43,200 रुपये। तो यहाँ पर आएगा 18,43,200 रुपये, यानी कि डी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बन रहा है। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम सेकंड को यहाँ पर समझते हैं, इसको करते हैं। ए डॉग टेक्स 8 जंप्स फॉर एवरी 12 जंप्स ऑफ द लायन एंड ए फॉक्स टेक्स 15 जंप्स फॉर एवरी 12 जंप्स ऑफ द लायन, एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द डॉग इन 8 जंप्स, distance covered by the lion in 16 jumps, and distance covered by the fox in 24 jumps is equal. Find ratio of their speeds. तो यानी कि स्पीड्स का रेशो आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि क्या होगा। देखो यहाँ पर ये बोल रहा है, एक तो डॉग के बारे में दे रखा है, यहाँ पर डॉग के बाद आपको लायन के बारे में दे रखा, और लायन के बाद आपको फॉक्स के बारे में। तो यहां पर ये बोल रहा है कि जितनी जंप, अगर डॉग 8 जंप लेता है तो लायन लेता है 12 जंप। डॉग 8 जंप ले रहा है तो लायन लेता है आप लोगों की 12 जंप्स, ठीक है ना। अब अगर फॉक्स 15 जंप्स लेती है तो लायन लेता है 12, तो फॉक्स लेती है यहां पर 15 जंप्स, ठीक है ना। अब इसके बाद और क्या बोल रहा है कि जितनी डिस्टेंस डॉग 8 जंप में कवर करता है उतनी ही डिस्टेंस लायन 16 में और फॉक्स 16 जंप में कवर करती है। यानी कि 8 जंप इक्वल टू 16 जंप और इक्वल टू 24 जंप्स। समझ में आया? 8, 16 और 24। अब देखो ये डिस्टेंस की यहाँ पर बात हो रही है, तो इन तीनों का क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। देखो बात को ध्यान से समझना, इन तीनों का एलसीएम मैं ले लूंगा, यानी यहाँ से मैं कह दूंगा कि एलसीएम ऑफ 8, 16 और 24 जो कि 48 आएगा एलसीएम। तो यहाँ पे लिख दूंगा 48, इसका एलसीएम निकल कर आ गया। अब देखो ध्यान से, अगर इसकी बात करूं मैं डॉग की, तो 8 जंप इक्वल टू 48, तो 8 से 48 कितनी बार जाएगा, 6 बार चला जाएगा भाई। इससे 48 यानी कि 6 बार चला जाएगा। 16 से 48 कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। और 24 से 48 2 बार, यानी कि 6 3 2 आ गया। और इसमें ये गुणा कर देना जो पहले जंप थी, यानी कि गुणा 8 कर देना इसमें, सीधा सीधा गुणा 8, इसमें गुणा 12 कर देना, ये वाली रेशो लाइन का गुणा, और गुणा क्या कर देना, 15 कर देना। तो यही आपकी स्पीड का रेशो निकल कर आएगा। तो कितना आ गया, 6 ही कम 6 आ गया, और 6 से आपका 2 बार जाएगा, और ये आपका 5 बार चला जाएगा, 6 से 30। तो 8:6:5 यही आपके स्पीड का फाइनल रेशो यहाँ पर निकल कर आएगा। तो बात समझ में आ गई। यानी कि जो डिस्टेंस कवर करते हैं, कहते हैं कि जितनी डिस्टेंस डॉग 8 जंप में करता है उतनी लायन 16 में और फॉक्स 24 में, सभी बराबर है। तो 8, 16, 24 का एलसीएम, तो एलसीएम ले लेंगे, यहाँ से निकल कर आएगा कितना बेटा, 6, 3 और 2, और इसकी इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो सीधा आपकी स्पीड का रेशो यहाँ पर निकल कर आएगा। इस तरीके से आप कर सकते हो, यानी कि 8:6:5। तो फाइनल आंसर होगा 8:6:5। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 3 को यहां पर समझते हैं कि ए मैन हैज इन ऑल ₹640 इन द डिनोमिनेशन ऑफ ₹1, ₹5 and ₹10 नोट्स। द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ नोट्स
आर इक्वल व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नोट्स ही हैज, यानी कि टोटल 640 रुपए है, ठीक है ना, जिसमें एक तो 1 रुपया का नोट है, 5 रुपया का नोट है और 10 रुपया का नोट है, ठीक है ना, और सभी नोट्स की संख्या आपस में बराबर है, यानी कि द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ नोट्स है ना क्या है, बराबर है, यानी कि नंबर ऑफ नोट्स क्या है यहां पर, नंबर ऑफ नोट्स इक्वल है। तो यहां से अगर मैं कह दूं कि ये भी कितना है 1:1:1 है, ठीक है ना, तो यहां से हम लोग वैल्यू को निकाल लेंगे। अगर 1 रुपया का मैं मान लूं एक ही नोट है तो यहां पर 1 रुपया बनेगा। अगर मैं मान लूं 5 रुपया का एक नोट है तो 5 रुपया यहां पर बनेगा। अगर मैं मान लूं 10 रुपए का एक नोट है तो 10 रुपए यहां पर बनेगा। तो टोटल आपका 16 रुपए बन गया, जबकि सवाल में बोल रखा कि टोटल 640 रुपए के बराबर है। तो 16 से 640 आपका 40 बार चलेगा, तो 1 यूनिट 40 के बराबर। तो कहते हैं कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नोट्स ही हैज, तो टोटल उसके पास कितने नोट्स है ये आप लोगों को बताना है। तो टोटल नोट्स कितने हैं 111 यानी कि 3, और 1 यूनिट बराबर 40, तो 3 इंटू 40 यानी कि 120 नोट्स है टोटल। तो टोटल इसके पास कितने नोट है 120 नोट्स है। और इस तरीके से आप लोग कहोगे यहां पर कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आप लोग आगे आ जाओ, प्रॉब्लम 4 को यहां पर देखते हैं, इसको करते हैं। ए बॉक्स कंटेन्स 280 coins of 1 rupees, 50 paise and 25 paise. The value of each kind of the coins are in the ratio of 8:4:3. Then the number of 50 paise coins is, देखो यहां पर टोटल कितने कॉइन्स है 280 कॉइन्स दे रखी है टोटल, ठीक है ना, जिसमें क्या क्या, एक तो 1 रुपया है, इसके बाद क्या है 50 पैसे है, और इसके बाद क्या है 25 पैसे है। समझ में आ गई बात है। अब कॉइन्स आर इन द रेशियो, द वैल्यू ऑफ ईच काइंड ऑफ कॉइन्स आर इन द रेशियो, यानी कि वैल्यू दे रखी, वैल्यू ऑफ कॉइन्स क्या दे रखा, वैल्यू ऑफ कॉइन्स का रेशियो आपको यहां पर दे रखा 8:4:3। क्लियर है बात। अगर मैं यहां पर ये मान लूं, अगर हम लोग यहां पर मान ले कि ये 8 रुपए है, ये 4 रुपए है और ये 3 रुपए है, तो यहां से मैं कह दूंगा कि नंबर ऑफ कॉइन्स आपका निकल कर आ जाएगा। अब देखो कैसे निकलेगा, जैसे कि अगर हम कहें कि 1-1 रुपए के सिक्के हैं और टोटल 8 रुपए है, तो कितने सिक्के बनेंगे 8 कॉइन्स बनेंगे। हम कहेंगे 4 रुपए है और प्रत्येक सिक्का 50-50 पैसे का है, तो 8 कॉइन्स यहां पर आप लोगों के बनेंगे। हम कहें कि 3 रुपए है और प्रत्येक सिक्का 25 पैसे का है, तो 12 कॉइन्स आप लोगों के यहां पर बनेंगे। तो 8, 8, 16 और 12 कितने आ गए 28 कॉइन्स अब आपका निकल कर आ गया। और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखे 280, तो 28 से 280 10 टाइम्स चले गया, यानी कि 1 यूनिट 10 के बराबर। तो आपसे पूछते हैं कि 50 पैसे के कॉइन्स कितने हो जाएंगे। तो 50 पैसे के कॉइन्स कितने थे भाई, ये देखो 50 पैसे के कॉइन्स थे 8, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 10, तो 8 × 10 यानी कि 80 कॉइन्स निकल कर यहां पर आएगा आंसर। तो इस तरीके से आप लोग कह सकते हो कि 50 पैसे के 80 कॉइन्स हो गए, जो कि सी ऑप्शन में आपको दे रखा है, और सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 5 को ध्यान से यहां पर देखिएगा। इस क्वेश्चन को करते हैं कि ए बैग कंटेन्स फ्यू कॉइन्स ऑफ 50 पैसे, 25 पैसे and 10 paise can be expressed by 3 consecutive odd prime numbers that are in the ascending order. The total value of coins in the bag is 552 rupees. If the number of coins reverse in order, then find the increase in amount in the bag. कहते हैं कि एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के सिक्के हैं, और इन सिक्कों की संख्या क्या है कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर में इनकी संख्या दे रखी है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर है ना, दैट आर इन दी असेंडिंग ऑर्डर, जो बढ़ते क्रम में है। तो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर जो बढ़ते क्रम में है, तो कैसे लिया जाएगा कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर, तो सबसे छोटा नंबर आएगा 3, 3 के बाद 5 और 5 के बाद 7, ये नंबर हम ले लेंगे, और असेंडिंग ऑर्डर में भी आगे 3, 5, 7। टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन्स है बैग में 552 रुपए। अगर कॉइन्स को रिवर्स कर दिया जाए तो कितना अमाउंट बैग में इंक्रीज होगा, ये अब आप लोगों को बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि एक बैग है जिसमें 50 पैसे, 25 पैसे और जी 10 पैसे के सिक्के रखे हुए हैं।
अब नंबर ऑफ कॉइन्स क्या है इस बैग में, नंबर ऑफ कॉइन्स जो है वो कॉन्जिगेटिव ऑड प्राइम नंबर है, यानी कि 3:5:7 के रेशो में है, ठीक है ना। तो यहां पर वैल्यू निकाल दूंगा, यानी कि टोटल कितनी वैल्यू निकल कर आ जाएगी बैग में। 50 पैसे का मतलब कितना होता है, 1/2 रुपया, और ना ये मान लेते हो कि 3 कॉइन है तो 1/2 गुणा 3 रुपया निकल कर यहां से आ गया प्लस का। 25 पैसे का मतलब होता है 1/4 और गुणा कितने कॉइन्स है, 5, तो यानी कि इतना रुपया आ गया प्लस का। 7 कॉइन्स है और एक कॉइन्स कितने का है, 10 पैसे का, और 10 पैसे का मतलब होता है कितने रुपया, यानी कि 10/100 और गुणा 7 रुपया। तो इन सब को अगर ऐड करूंगा यानी कि 3/2 और प्लस का 5/4 और प्लस का 0 से 0 चले गया, 1 मिनट रुको, ये है आप लोगों का 10/100, 0 से 0 चलेगा तो 7/10 आ गया। अब इन सभी का एलसीएम ले लूंगा तो 20 आएगा, 2 से 20 10, 10 से 30 बढ़ गया, 5 से 5 25 आ गया, और प्लस 10 से 20 2, 7 दूनी 14 आ गया निकल, ठीक है ना। तो यहां से आप लोगों का क्या निकल कर आया है, ध्यान से एक बार आप लोग देखो, यानी कि 30 20 25 और 25 30 प्लस 25 55, 55 और 14 यानी कि 69 और डिवाइडेड बाई 20 रुपीज, ठीक है ना। और सवाल में कहता है कि कितने हैं भाई, बैग में पैसे है 552, यानी कि हम लोग कह देंगे इसकी जो वैल्यू है वो 552 रुपए के बराबर है। आप कहते हैं कि नंबर ऑफ कॉइन्स की अगर संख्या को चेंज कर दिया जाए, नंबर ऑफ कॉइन्स की संख्या को, यानी कि ये 7 को तो पहले लिए दिया जाए, फिर 5 कर दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए और फिर 3 कर दिया जाए, ठीक है ना। इस तरीके से संख्या को हमने चेंज कर दिया, इस तरीके से संख्या को हमने चेंज कर दिया, ठीक है ना। तो अब वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी यहां पर, तो अब वैल्यू निकल कर आएगी 50 पैसे का मतलब होता है 1/2 और कितने कॉइन्स है, 7 है, 1/2 गुणा 7 रुपये आ गया निकल कर प्लस का। 25 पैसे का मतलब होता है 1/4 रुपया और 5 कॉइन्स है, 1/4 गुणा 5 आ गया, और इसके बाद कितना आ गया, 10 पैसे के रुपया में चेंज करूंगा तो 1/10 और गुणा 3 आ गया यहां पर, ठीक है ना। अब देखो ये आएगा 7/2 प्लस का 5/4 और प्लस का 3/10, इन सभी को ऐड करेंगे 20 एलसीएम आ जाएगा, 2 से 20 10 बार, 10 गुणा 7 70 आ गया प्लस, 4 से 20 5 बार, 5 5 25 आ गया प्लस, 10 से 20 2 बार, 2 3 6 आ गया, तो ये आ गया 70 और 25 95 और 6 101/20 रुपये यहां पर आ गया। अब देखो ध्यान से समझिएगा, जब आपको 69/20 की वैल्यू 552 दे रखी है, ठीक है ना, तो यहां पर कितना इंक्रीज हो रहा है आप मुझे बताओ। तो आप कहोगे सर 101/20 में से 69/20 को माइनस कर दो, तो यह आपका कितना इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 32/20 इंक्रीज हो रहा है। तो आपको इस 32/20 की वैल्यू निकालनी है, तो ये वैल्यू निकाल देंगे। 69/20 बराबर 552 रुपये, यानी कि 552 डिवाइडेड बाई 69 इंटू 20 और इंटू 32/20 ये निकालना है, ठीक है ना। तो 69 से कितनी बार चला जाएगा आप लोग, है आप 7 × 56 8 बार चलेगा, तो इंक्रीज जो प्राइस होगा वो कितना आएगा, 8 गुणा 32 आ गया, और 8 दूनी 16 का 6 1 8 × 24 और 1 25, यानी कि इंक्रीज प्राइस आपका जो निकल कर यहाँ पर आया है, इसको थोड़ा सही तरीके से लिख देता हूँ, ये आपका निकल कर आया है 256 रुपीज के बराबर। तो जो इंक्रीज प्राइस है, यानी कि सिक्कों की संख्या को बदलने के बाद कितना बढ़ जाता है, 256 रुपये बढ़ जाता है। इस तरीके से ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो सी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही जवाब यहां पर जाएगा, ठीक है ना। ये पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन आपको दे रखा है, इसको भी आप लोग यहां पर देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 6 को देखिएगा कि देयर आर 2 पॉकेट्स, पॉकेट ए एंड बी, 2 जेब है, एक जेब ए एक जेब बी। पॉकेट ए कंटेन्स 1 रुपीज 50 पैसे 25 पैसे कॉइन्स एंड पॉकेट बी कंटेन्स 50 पैसे 25 पैसे 10 पैसे कॉइन्स। पॉकेट ए में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, पॉकेट बी में 50 पैसे 25 पैसे 10 पैसे के सिक्के हैं।
इफ द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट इन ए एंड बी इज 5:4, यानी कि पॉकेट ए और पॉकेट बी में जो अमाउंट का रेशियो है वो 5:4 है, एंड कॉइन्स आर इन द रेशियो, और कॉइन्स का जो रेशियो है पॉकेट ए में 2:3:5 है और पॉकेट बी में 3:x:8 है। तो अब आपको x की वैल्यू को निकालना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब दो तरीके क्वेश्चन दे दिए, दो क्वेश्चन को मिक्स कर दिया। देखो हम लोग कैसे करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे पॉकेट ए, ठीक है ना, और यहां पर हम लोग लिख देंगे पॉकेट बी। अब पॉकेट ए में जो कॉइन्स है वो किस किस डिनोमिनेशन है कॉइन्स की, 1 रुपया है, 50 पैसे, 25 पैसे, यानी कि यहां पर जो कॉइन्स है 1 रुपया का कॉइन्स है, 1 रुपया का कॉइन्स है यहां पर 1 रुपया, इसके बाद 50 पैसे का है और इसके बाद 25 पैसे के कॉइन्स हैं यहां पे, ठीक है ना। ये पॉकेट ए में है, और पॉकेट ए में आपका नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखा 2:3:5 है ना। तो यहां पे लिख दूंगा नंबर ऑफ कॉइन्स, ये दे रखा 2:3:5, ठीक है ना। अब अगर मैं पॉकेट बी की बात करूं तो पॉकेट बी में 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के कॉइन्स है। तो यहां पर है 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कॉइन्स है, ये आप लोगों के पॉकेट बी में है। पॉकेट बी में जो नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो आप लोगों को यहां पर दे रखा है वो दे रखा 3:x:8, यानी कि नंबर ऑफ कॉइन्स 3:x:8 का रेशियो आप लोगों को यहां पर दे रखा है, ठीक है ना। यानी कि पॉकेट ए में भी पता लग गया कि किस किस कौन कौन से सिक्के हैं और उनका कॉइन्स का रेशियो क्या है, पॉकेट बी का भी पता लग गया, ठीक है ना। ये लाइन खींच लेना इस तरीके से यहां पे। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं वैल्यू निकालूं, मैं ये कह दूं कि पॉकेट ए में कितने रुपया है, तो आप कहोगे अगर हम लोग मान लें कि 2 कॉइन है और हर एक कॉइन 1-1 रुपया का है, तो यानी कि 2 रुपये बन जाएंगे यहां पर। अब हम अगर माने कि 3 कॉइन है और प्रत्येक कॉइन 50-50 पैसे का, तो 1.5 रुपया यहां पर बन जाएगा। 5 कॉइन है और प्रत्येक कॉइन 25 पैसे का, तो 1.25 रुपीज आपका यहां पर बन जाएगा। तो टोटल कितना अमाउंट बन गया पॉकेट ए में, 2 और 1.5, 3.5 और सवा रुपया, यानी कि 4.75 रुपीज आपके निकल कर आ गए यहां पर। किसमें, पॉकेट ए में टोटल 4.75 है। अब देखो यहां पर अगर हम लोग वैल्यू को निकाले, अगर पॉकेट बी में हम लोग वैल्यू की बात करें कि कितना पैसा है पॉकेट बी में, तो 3 कॉइन है और प्रत्येक कॉइन 50 पैसे का, तो 1.5 रुपया तो आप लोगों का ये हो गया भाई। 25 पैसे का एक कॉइन है और एक्स कॉइन है, तो कितने हो गए यहाँ पे 0.25 इंटू एक्स। भाई 25 पैसे का मतलब कितना होता है 0.25 रुपीज, क्योंकि जब पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइडेड बाई 100 करोगे, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो यहां पर कितने रुपए बन गए 0.25 रुपए, और कितने कॉइन्स है एक्स है, तो एक्स से गुणा कर दूंगा, और प्लस यहां पर 10 पैसे का एक सिक्का है और 8 सिक्के, यानी कि 80 पैसे आपके यहां पर आ गए। 80 रुपये आप लोगों के यहां पर आ गए, इनको रुपये में मैंने यहां पे चेंज करा, तो कितना आ गया 1.5 और प्लस 0.80, यानी कि ये निकल कर आ गया 2.30 और प्लस 0.25 इंटू एक्स रुपये। ये आपके पॉकेट बी में नंबर ऑफ अमाउंट निकल कर आ गया, है ना, वैल्यू ऑफ कॉइन्स निकल कर आ गया, यानी कि अमाउंट निकल कर आ गया। जबकि सवाल में ये बोल रहा है कि पॉकेट ए और बी में जो अमाउंट का अनुपात है 5:4 है ना। तो पॉकेट ए में कितना है पॉकेट ए में कितना है आप लोगों का, यानी कि 4.75। पॉकेट बी में कितना है, यानी कि ये है कि 2.30 प्लस का 0.25 प्लस का 0.25 इंटू क्या हो रहा है 0.25 इंटू एक्स, और क्वेश्चन में दे रखा 5:4 के रेशो में है। देखो 5 से कट कर दूंगा तो 5 नम 45, 5 बजे 25, 0.95 टाइम्स चला गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 0.95 इंटू 4 कितना होता है, यानी कि 3.8 आएगा, इक्वल टू 2.3 और प्लस का 0.25 इंटू एक्स। इसको इस तरफ ले जाऊंगा, यानी कि 1.5 इक्वल टू 0.25 एक्स आ जाएगा, है ना। इसको हम लोग अगर 5 के बाद 0 लगाओ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
अब दशमलव से दशमलव रिमूव कर दूंगा, 25 से 150 पर जाएगा, यानी x बराबर 6 निकल कर आ गया, और यही मुझे यहां पे निकालना था। तो यानी कि पॉकेट बी में जो x की वैल्यू थी, जो 25 पैसे के कॉइन्स थे, वो कितने कॉइन्स थे, यानी कि 6 कॉइन्स रहे होंगे, और यही यहां पर पूछ रहा है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यह सवाल अब आप लोगों को यहां पर समझ में आ गया होगा, और इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हो। बात क्लियर हुई? तो आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 7 को यहां पर समझते हैं कि ए बॉय एंड ए गर्ल प्लेइंग विद द पेंसिल, एक लड़का और एक लड़की पेंसिल के साथ खेल रहे हैं। द गर्ल ब्रेक्स द पेंसिल इनटू 2 पार्ट्स and the boy observed that the ratio of length of these 2 parts is same as the ratio of length of the pencil to the larger part. लड़की ने पेंसिल को तोड़ दिया, लेकिन लड़का देख रहा है उसने पेंसिल किस तरीके से तोड़ी है। तो यहां पर 2 पार्ट में पेंसिल को तोड़ा गया है। लेंथ ऑफ दीज 2 पार्ट इज सेम एज द रेशियो ऑफ, यानी कि इसके पेंसिल के जो 2 पार्ट में तोड़ा गया है उसका अनुपात किस रेशियो में दे रखा, उसका अनुपात दे रखा पेंसिल की लेंथ का अनुपात है लार्जर पार्ट से, है ना। यानी कि जब पेंसिल को 2 पार्ट में तोड़ने के बाद जो अनुपात आया, उसका अनुपात पेंसिल की लेंथ के अनुपात का लार्जर पार्ट से अनुपात के रेशो के बराबर है। तो फाइंड द रेशो इन विच द गर्ल ब्रेक्स द पेंसिल। तो आपको बताना है कि गर्ल ने पेंसिल को किस रेशो में ब्रेक किया है। अब देखो यहां पर मैंने एक पेंसिल बना ली आप लोगों के लिए, ये थोड़ी सी पेंसिल जैसी बना देता हूं दिखने में, ठीक है ना। ये पेंसिल बन गई भाई, ये एक पेंसिल है। मान लो कि इसे यहां से तोड़ दिया गया, या थोड़ा सा इस तरीके से तोड़ेंगे, एक बड़ा पार्ट बनाएंगे एक छोटा। मैं कह रहा हूं कि इसको यहां से लड़की ने तोड़ दिया, तो ये तो है इसका लार्जर पार्ट और ये है इसका स्मॉलर। हम मान लेते हैं कि लार्जर पार्ट x है और स्मॉलर पार्ट 1 है, ये मैंने माना है, ठीक है ना, एज्यूम कर लिया मैंने, ठीक है ना, ये मैंने एज्यूम कर लिया। लेट का मतलब है एज्यूम करा, ठीक है ना। लेट एज्यूम, यहां पे लिख भी देते हैं कि वी एज्यूम लार्जर पार्ट है आप लोगों का x है, और स्मॉलर पार्ट जो आप लोगों का यहां पर है वो आप लोगों का 1 है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इस पेंसिल का जो रेशो है, क्या रेशो है पेंसिल का, x/1 है, वो किसके बराबर है। यहां पर ये कहता है कि द रेशो ऑफ लेंथ ऑफ दीज 2 पार्ट्स, यानी कि इन दोनों पार्ट का जो रेशो है, x/1 आ गया दोनों पार्ट का रेशो, इज सेम एज द रेशो ऑफ लेंथ ऑफ पेंसिल टू द लार्जर पार्ट। तो लेंथ ऑफ पेंसिल यानी कि लार्जर प्लस स्मॉलर x+1 और डिवाइडेड बाई लार्जर पार्ट, यानी कि पेंसिल के इन दोनों भागों का अनुपात जो कि x/1 है, वो इस पूरी पेंसिल का लार्जर पार्ट से रेशो के बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x² = x+1 आएगा। तो x² माइनस का x -1 = 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे और x की वैल्यू को निकालेंगे, तो -b यानी कि -1 प्लस माना माइनस श्रीधराचार्य विधि से, यानी 1 का स्क्वायर और -4 × 1 × -1, ये श्रीधराचार्य विधि से निकाला है, और डिवाइडेड बाई 2 × 1, यानी यहां से x की वैल्यू निकल कर आई -1 प्लस माइनस ये 1 प्लस का 4 और डिवाइडेड बाई 2, यानी x = जो आपका निकल कर आया है, ये निकल कर आया है आप लोगों का, यानी √5, और ये क्या निकल कर आएगा आप लोगों का, देखो यहां पर आपको जो निकल कर आ रहा है -1 आ रहा है, बात समझ में आ गई, और प्लस माइनस √5 आ रहा है, और डिवाइडेड बाई आपका 2 निकल कर आ रहा है, ठीक है ना। ये अब आप लोगों का यहां पर निकल कर आ रहा है। इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि √5, ठीक है, माइनस माइनस प्लस आएगा ना, ये प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, और +1/2 आएगा, या फिर √5 -1/2 आएगा। अब कौन सा लेंगे, x जो था आप लोगों का लार्जर पार्ट था, तो लार्जर पार्ट भाई 1 से तो बड़ा ही होगा, तो 1 से बड़ा होगा तो √5 + 1 लेना पड़ेगा। अगर आप √5 - 1 लोगे तो 1 से छोटा आ जाएगा, है ना।
तो देखिएगा, अब आप तो एक श्रीधराचार्य विधि आपको समझ में नहीं आई होगी, इसको मैं बताऊंगा। अभी इसके लिए रुक जाओ कि इक्वेशन कैसे आपने सोल्व करी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको अगर श्रीधराचार्य विधि से सोल्व करते हैं तो कैसे करते हैं। तो यानी कि √5+1/2 निकल कर आ गया। अब पूछता क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच द गर्ल्स ब्रेक द पेंसिल। तो गर्ल ने पेंसिल किस रेशियो में तोड़ी है, तो पेंसिल तोड़ी थी उसने x/1 के अनुपात में, है ना। तो x की वैल्यू यहां पर निकल कर आ गई √5 - 1 और डिवाइड बाई 2। ये तो पूरी x की वैल्यू आ गई और डिवाइड बाई 1, है ना। यही तो अब आप लोग यहां पर निकल कर आया, तो √5 - 1 और डिवाइडेड बाई 2 x/1 निकल कर आ गया। यानी कि रेशियो इसको ऐसे भी कह सकते हो कि √5 - 1 और 2, इसको इस तरीके से भी आप लोग बोल सकते हैं। यानी x/1 जो आपका निकल कर आया है, √5 - 1 2 निकल कर आया है। अब बात श्रीधराचार्य विधि की हम लोग कर लेते हैं। तो ये ax² प्लस का bx और प्लस का c एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, और इसको जब श्रीधराचार्य विधि से सोल्व करते हैं, यानी कि x की वैल्यू निकालते हैं, इसके दो फैक्टर है तो दो वैल्यू निकलेगी। तो x = -b होता है, प्लस माइनस √b² - का 4ac और डिवाइडेड बाई 2a होता है। और यही चीज मैंने यहाँ पे करी थी, हमारा था x² - x - 1 = 0। अब देखो यहाँ पर हम लोग इस इक्वेशन से अगर कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू निकल कर कितनी आ जाएगी आप लोगों की, यहाँ पर -1 आएगी। c की वैल्यू कितनी आएगी, -1। a की वैल्यू कितनी आएगी, 1। ये सभी वैल्यू अगर यहाँ पर पटक दोगे तो x = 1 ± √1 और प्लस का 4 और डिवाइडेड बाई 2, यानी x = 1 ± √5/2 एज इट इज निकल कर आएगा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका आप लोग सीख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ गई होगी वैसे आपको, है ना। बस यही आपको बताना था। आंसर √5 - 1 2 निकल कर आ गया है। √5 - 1 2, √5 - 1 2, जो कि ऑप्शन ए में आप लोगों को दे रखा था। √5, एक मिनट रुकिए, √5 + 1 आएगा, सॉरी +1, हमने प्लस वाला ही तो लिया था। √5 + 1, √5 + 1 आएगा। अगर इसको ऐसे यहाँ पे देखोगे तो आप ध्यान से यहाँ पे देख सकते हो कि √5 प्लस वाला हमने यहाँ पे लिया था। थोड़ी सी गलती जो हमने कर दी यहाँ पर, भाई प्लस वाला लिया था ना मैंने, प्लस वाला लिया था, तो यहाँ पर भी +1, यहाँ पर भी +1, √5 + 1 2। तो ये आपका जो निकल कर आएगा, यानी कि √5 + 1 2, दैट मीन्स सी इज द राइट आंसर। ये ए नहीं आएगा भाई, है ना। तो सी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।